Okay, so we have the chapter, second chapter from your syllabus, socialism in Europe, one of the most important chapter from your syllabus. और सबसे बड़ी बात क्या है कि चैप्टर बहुत बड़ा होने की वजह से ऑल द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली और नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा चैप्टर का, तो हम बहुत ब्रीफ और ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम करेंगे और आपको मजा आएगा और अच्छा लगेगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आइडियोलॉजीज को स्टडी करेंगे। हमारे पास इस चैप्टर में 4 आइडियोलॉजीज है और इससे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं और इसको इतनी आसान तरीके से करेंगे कि रियली यू विल एंजॉय और विद इन फ्यू मिनट्स यू विल लर्न द कंटेंट। सबसे पहले इसके अंदर जो आइडियोलॉजी है वो कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म के खिलाफ इसका एक रिएक्शन आया जिसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म से ही कुछ मिलता जुलता है रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है जो सोसाइटी के अंदर बहुत फास्ट चेंज चाहते हैं। और थर्ड वन है सोशलिज्म, जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर की हमने स्टडी करनी। तो 4 आइडियोलॉजीज को स्टडी करेंगे। आइडिया ऑफ सोशलिज्म के अंदर हमारे पास 3 स्कॉलर्स हैं। पहले हैं रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने सबसे पहले सोशलिज्म का आइडिया दिया। सेकंड हमारे पास है लुइस ब्लां। जो लुइस ब्लां है उन्होंने भी कुछ आइडियाज दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स। इन 2 स्कॉलर्स के बारे में हमने पढ़ना है, कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स के बारे में। फिर हम स्टडी करेंगे जो रशिया है, रशियन एम्पायर, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन, रशिया का इकोनॉमी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रेवोल्यूशन जो इंपॉर्टेंट है। 2 रेवोल्यूशन हुई है रशिया के अंदर। फिर आफ्टर द रेवोल्यूशन रशिया ने कौन से ऐसे मेजरमेंट लिए जिससे वो दुनिया का एक सुपर पावर कंट्री एमर्ज हुआ पूरी दुनिया के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइडियोलॉजीज के साथ। बेसिकली यहाँ पे 4 आइडियोलॉजीज है और बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन से पॉइंट किस आइडियोलॉजीज के अंदर लिखे हैं। आइडियोलॉजीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ आइडियाज ऑन व्हाट बेसिस जो आपके करंट इश्यूज हैं उनको रिजोल्व किया जाए। इसको सबसे पहले एक जर्मन के स्कॉलर होते थे डी ट्रेसी 1757 में इस वर्ड को यूज किया था। उसके बाद बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसको बेस बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आइडियोलॉजीज हैं। इन चारों आइडियोलॉजीज को हम 4 पॉइंट्स के आधार पे डिफरेंशिएट कर लेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले दुनिया के अंदर मोनार्की थी और मोनार्की जो आइडियोलॉजी फॉलो करती थी उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब ये हुआ दुनिया की सबसे पुरानी जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी है भाई? कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन आया। पीपल वर नॉट हैप्पी विद द कंजर्वेटिज्म, दे वांट टू चेंज इन द सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे लिबरलिज्म आया। 19th सेंचुरी का सबसे पॉपुलर आइडियोलॉजी रहा है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म और रेडिकल थोड़े से सेम है, एक ही डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस लिखना है। और इन सभी की कमियों की वजह से एक नई आइडियोलॉजी आई जिसको बोलते हैं सोशलिज्म। तो हमारे पास 4 आइडियोलॉजीज हो गए, हमने 4 डिफरेंशिएट करने ओनली। कितने डिफरेंशिएट करने? 4 डिफरेंशिएट होंगे, कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको कहीं पे नो लगाना है, कहीं पे आपको यस लगाना है, कहीं पे आप सेम एज इट इज लिखोगे और कहीं पे आप लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दोगे। 4 आइडियोलॉजीज हैं। इज इट क्लियर? राइट डाउन यस और नो, यस और नो। सबसे पहले जो हमारी आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिज्म। पूरी दुनिया में मोनार्की थी और मोनार्की चाहती थी कि सारी पावर मेरे पास रहनी चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म क्या करते हैं? पहला पॉइंट आप लिखोगे दे बिलीव इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। पहला पॉइंट हो जाएगा दे बिलीव इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है 2 चीजें कि वो चाहते हैं सारी पावर किसके पास होनी चाहिए? मोनार्की के पास होनी चाहिए। और सेकंड वन, सारी पावर किसके पास होनी चाहिए? चर्च के पास होनी चाहिए। इसका मतलब वो किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट टू मोनार्की। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सपोर्ट टू मोनार्की। उनको लगता है सारी पावर चर्च के पास होगी, तो इस कंडीशन के अंदर दे वांट टू गिव ऑल द पावर ओनली कैथोलिक। किसको पावर देना चाहते हैं? पावर टू कैथोलिक। एक रिलीजन को वो सबसे ऊपर मानते हैं, कैथोलिक। पर यहाँ पे एक बड़ा लैंडमार्क पॉइंट आएगा, आप लिखोगे आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब दुनिया के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ऑलरेडी स्टडी इन द फर्स्ट चैप्टर 1789 के अंदर, तो इस रेवोल्यूशन के बाद दे स्टार्टेड टू एक्सेप्ट द चेंजेस। उनको लगता है कि चेंजेस दुनिया में होने चाहिए, पर चेंजेस की 2 कंडीशन लगा दी। पहली बात वो कहता है चेंजेस मस्ट बी स्लो, बहुत आराम से होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट वो क्या बोलता है कि स्लो के साथ साथ रिस्पेक्ट टू पास्ट। इसका मतलब है कि मोनार्की को आप खत्म नहीं करोगे, मोनार्की को आप साथ में लेके चलोगे। जैसे अभी भी इंग्लैंड के अंदर वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन है? किंग है। पहला 4 पॉइंट्स आप याद हो गए। लिबरलिज्म ये कहता है कि जो कंजर्वेटिज्म है
यहां पे सारी पावर किसको दे रहे हैं, मोनार्की को दे रहे हैं, चर्च को दे रहे हैं, कुछ लोगों के पास स्पेशल राइट्स होंगे। आपसे क्वेश्चन आएगा लिबरलिज्म किस सेंचुरी का सबसे डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, 19th सेंचुरी का। लिबरलिज्म किस ग्रुप की आइडियोलॉजी, आप बोलोगे मिडिल क्लास। यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास आया। मिडिल क्लास का मतलब है नॉट सो मच रिच, नॉट सो मच पुअर। और मिडिल क्लास यूरोप के अंदर दो कारणों से आया था, क्योंकि यूरोप के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन वाज कंपलसरी, जिससे वहां पे लोग प्रोफेशनल बने, अवेयर हुए अपने राइट्स के बारे में। और सेकंड वन इंडस्ट्रियलाइजेशन। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखोगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है दुनिया में कहां से स्टार्ट हुआ। जैसे ये लोग लिबरलिज्म में आए, दे स्टार्टेड टू मेक द क्वेश्चन मार्क कि व्हाई दिस ग्रुप हैव द मोर पावर। राजा के पास सारी पावर क्यों है, राजा से बिलोंग पीपल के पास सारी पावर क्यों है। दे क्रिएट द क्वेश्चन, और उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि बिलीव इन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, वो बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, हम बिलीव नहीं करते किसके अंदर, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये कहते हैं कि वी बिलीव इन चेंज, हमें क्या चाहिए, चेंज चाहिए। चेंज किस में चाहिए, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में, आपके इकोनॉमिक सिस्टम में। सपोर्ट टू मोनार्की, आप बोलोगे नॉट। क्यों, वो चाहते हैं कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट। कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोग पसंद करें। इसका मतलब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए विच टाइप्स ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे वांट, आप लिखोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भारत के अंदर भी है। अगला क्या बोलता है, पावर टू कैथोलिक, नहीं, वो कहते हैं रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन को आप क्या करोगे, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। जो आपका लिबरलिज्म है वो क्या कहता है कि वी सपोर्ट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, हम सपोर्ट करते हैं किसको, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। कंजर्वेटिज्म भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, पर दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। ये कहते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जनरेट आप लोग करोगे अपने एफर्ट से करोगे, वो कहते हैं नहीं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमें मिलेगी वो बेस्ड ऑन द बर्थ मिलेगी। रेडिकल बिलीव इन चेंज, ये क्या कहते हैं, कंसेंट बेस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी इसी तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं, पर एक वर्ड लगा दिया, मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट। मेजोरिटी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसको मोर देन हाफ पॉपुलेशन पसंद करे। पार्लियामेंट्री के बारे में कुछ नहीं बोला। ये कहते हैं यस वी आल्सो रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, हम भी क्या कहते हैं, सपोर्ट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी करते हैं। वो क्या कह रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन बर्थ, ये क्या कह रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द एफर्ट। ये क्या कह रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए बट नॉट रिमेन इन फ्यू हैंड। इसका मतलब ये चाहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सबके पास हो। मैंने क्या बोला था कि दे बिलीव इन द कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट, इसका मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोग पसंद करें। पर मैंने ये बोला था कि डेमोक्रेट्स नहीं है। क्यों डेमोक्रेट्स नहीं है, उसका एक बड़ा कारण ये है मेरे बेटे कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं दे बिलीव इन इक्वली राइट टू वोट। ये क्या नहीं करते बेटे, नॉट सपोर्ट टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, दे वर नॉट इन फेवर राइट टू वोट टू वीमेन एज वेल एज प्रॉपर्टी लेस पीपल। ये कहते हैं नहीं, यहाँ पे जो राइट टू वोट होना चाहिए वो किसको होना चाहिए, वीमेन को होना चाहिए। वीमेन के पास राइट टू वोट होना चाहिए। ये डिफरेंस है इसके और इसके बीच में। ये कहता है सोशलिज्म, ये तीनों ही बिल्कुल बकवास है, दुनिया में इससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इससे कुछ ही लोगों को फायदा होगा। पहले हम देखते हैं कि सोशलिज्म क्या मोनार्की में बिलीव करता है, आप बोलोगे नो, नॉट बिलीव इन मोनार्की, मोनार्की नहीं चाहता। आप बोलोगे ये मोनार्की नहीं चाहता तो क्या चाहता है, दो चीजें। पहला आप लिखोगे दे बिलीव इन द डेमोक्रेसी, वो कहता है कि सभी के पास इक्वली राइट होने चाहिए। या फिर दूसरा इसका जो सिस्टम है वन पार्टी सिस्टम, सारी पावर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए। इसका मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी है और आपका कम्युनिज्म भी है। कम्युनिज्म का मतलब होता है वन पार्टी रूल। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बिलीव करता है डेमोक्रेसी जो भारत है, और दूसरा क्या है कम्युनिज्म जो चाइना के अंदर है, वन पार्टी रूल। पर दोनों की जो इकोनॉमी है वो प्रो सोशलिस्ट है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको समझ में आ गया। सोशलिज्म आप लिखोगे दे सपोर्ट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप लिखोगे दे आर द अगेंस्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो कहते हैं दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से। उसका एक बड़ा कारण है कि सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक आप बोलोगे रिच अमीर, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, सारा प्रॉफिट उनके पास है। जो उसमें काम कर रहे हैं वर्कर, वो क्या होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। इसलिए सोशलिज्म इन तीनों आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, यस दे बिलीव इन द इक्वालिटी। पर इनकी जो इक्वालिटी है वो कौन सी इक्वालिटी है, इकोनॉमिक बेस पे। वो कहता है किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसका मतलब इक्वालिटी टू ऑल द पीपल हो गया। चार आइडियोलॉजी, चार लाइन। पहले में हमने कंजर्वेटिज्म, दूसरा लिबरलिज्म, इसका अपोजिट है। ये सेम है, एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, दे सपोर्ट टू राइट टू वोट, दे नॉट सपोर्ट टू राइट टू वोट। ये बिल्कुल इनसे डिफरेंस है। जो ये कह रहे हैं उसका नो लगा रहा है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को तीनों सपोर्ट करते हैं, कहता है नहीं,
वो कहता है कि यहाँ पे स्पेशल राइट होने चाहिए फर्स्ट वन, ये एफर्ट्स के आधार पे कहता है बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कोई डाउट है तो लिखिए। प्लीज यू राइट डाउन बच्चे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सोशलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे है, सोशलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सोशलिज्म को जब आप स्टडी करते हो तो आपको दो बातें बिल्कुल समझ लीजिए कि सोशलिज्म ये कहता है कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम है, क्या भाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आपके पास पैसे आ रहे हैं उनको कंट्रोल बाय स्टेट करेगा। सोर्स ऑफ इनकम कंट्रोल्ड बाय स्टेट, सारा पैसा किसके पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है। स्टेट इस सारे पैसे को क्या करेगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ सोशलिज्म क्या है, एक तरह से पब्लिक वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर, वही बात होगी। सबसे पहले सोशलिज्म का आइडिया कहां से आया, आपको 3 स्कॉलर्स पढ़ने हैं, 3 स्कॉलर्स के आधार पे यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले एक इंग्लिश स्कॉलर होता था, उसका नाम था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले आइडिया ऑफ सोशलिज्म दिया। क्या दिया भाई, आइडिया ऑफ सोशलिज्म। वो कहता है कि दुनिया के अंदर सोशलिज्म एक तरीके से आ सकता है, उसको बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलके एक इंडस्ट्री लगाएंगे, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन को आपस में डिवाइड कर लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर बड़ा क्वेश्चन ये था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको स्टार्ट कैसे किया जाए। तो ये रॉबर्ट ओवन का क्वेश्चन आएगा, कहां से बिलोंग है, इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड। रॉबर्ट ओवन इज द नोन एज द फादर ऑफ इमेजिनरी सोशलिज्म। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था, इमेजिनरी सोशलिज्म में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर एक और स्कॉलर है, इसका नाम है लुइस ब्ला। ये कहां के भाई, फ्रांस के हैं। उसने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का आइडिया अच्छा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का आइडिया अच्छा है, पर इसका इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए, स्टेट को। इससे क्या होगा, धीरे धीरे स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज कम हो जाएंगी। स्टेट में उसमें पावर में कौन है, राजा। राजा किसको सपोर्ट करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। वो इसको इनिशिएटिव नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये जो दोनों स्कॉलर हमारे पास हैं, रॉबर्ट ओवन एंड लुइस ब्ला, ये कहते हैं, इनको एक नया नाम दिया गया यूटोपियन सोशलिज्म या इमेजिनरी सोशलिज्म। यूटोपियन का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली ना हो उसके। तो आपको 2 स्कॉलर्स याद रखने, ये यूटोपियन सोशलिज्म बोला जाता है। अगर सबसे पहले सोशलिज्म किसने वर्ड यूज किया, रॉबर्ट ओवन ने। फिर एक दुनिया का अद्भुत और सबसे बढ़िया स्कॉलर है, इसका नाम है कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का दोस्त का नाम था एंजल्स। कार्ल मार्क्स दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर है और इसको माना गया है कि ही द गॉड ऑफ द पुअर, गरीब लोगों का भगवान। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले बोला कि दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो कहता है ऐसा क्यों, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये जनरेट करती है सरप्लस। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सरप्लस की थ्योरी सबसे पहले इकोनॉमिस्ट रिकार्डो ने दी थी, उससे कार्ल मार्क्स ने ली। सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज का प्रॉफिट। वो कहता है कि जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, 2 तरह के लोग होंगे। एक पर्सन कौन होगा, जो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने वाला कौन है, ओनर है। कौन है भाई, ओनर है। दूसरा पर्सन कौन होगा, दूसरा पर्सन वर्कर है, जो उसके रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करेगा, फिनिशिंग गुड्स में। अब यहां पे आप सरप्लस कैसे निकालोगे, सरप्लस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है और आपकी जो सेलिंग कॉस्ट है, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। मैं कहता हूं कोई चीज 100 रुपीज का रॉ मटेरियल लगा है, पर उसको सेल आउट कितना गया, 120 का, तो यहाँ पे सरप्लस कितना आ गया, 20। वो कहता है उस चीज का जो प्रॉफिट है वो कौन कंट्रोल करता है, इन्वेस्टर, और सम पोर्शन किसको दे देता है, वर्कर को। तो इसका मतलब वर्कर का कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा, वर्कर का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होगा। कहता है इसका सोल्यूशन क्या है, वो कहते हैं एक ही चीज सोल्यूशन है। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, वर्कर का। वर्कर को क्या होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, और यूनाइट होके एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, उसका नाम रखेंगे वो कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी, रिवोल्ट करेगी किसके खिलाफ, इंडस्ट्रीज के खिलाफ। किसके खिलाफ भाई, इंडस्ट्रीज के खिलाफ। और जब वो इंडस्ट्रीज के खिलाफ रिवोल्ट करेगी, रिवोल्ट करने के बाद सारी इंडस्ट्रीज को अपने अंडर ऑफ द कंट्रोल ले लेगी, और फिर उन सारी इंडस्ट्रीज को के अंदर स्टेट कंट्रोल करेगा, और जो भी इससे प्रॉफिट होगा वेलफेयर ऑफ सेक्शन सोसाइटी करेगा। इसका मतलब कार्ल मार्क्स ये कहता है रिवोल्ट कौन करेगा, वर्कर करेगा। ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है कि रिवोल्ट कौन करेगा, वर्कर, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसकी वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से। दिस इज अ थिंग अबाउट द फिलोसफर्स आइडिया अबाउट सोशलिज्म।
तो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर कौन है? वेरी गुड, डुडेजा, बहुत बढ़िया मेरे बेटे। नेति, वेरी गुड, इंग्लैंड। शिवानी प्रताप, वेरी गुड। आर्सडूल, 18th सेंचुरी वॉज नॉट ए ब्रिटेन एम्पायर, वो 1707 में ही ब्रिटेन का एम्पायर बनना स्टार्ट हो गया था बेटे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर विद एवरीवन यहां तक? अगर आपका कोई डाउट है यू कैन राइट डाउन। अब धीरे धीरे सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना स्टार्ट होगा? एमर्ज होना स्टार्ट हुआ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म इन यूरोप, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, उसको बोलते हैं बेटे इंडस्ट्रीज, कैपिटलिज्म, इन्वेस्टर, प्रॉफिट कंट्रोल बाय ओनर। सोशलिज्म इसको अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन आता है, 1870s के अंदर पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल। फर्स्ट इंटरनेशनल का मतलब ऐसी कंट्री जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, फर्स्ट इंटरनेशनल। दूसरा एक वर्ड नया कॉइन्ड हुआ 1870s के अंदर, जिसको बोलते हैं सेकंड इंटरनेशनल। ऐसी कंट्री जो सोशलिस्ट बनना चाहती हैं तो उसके लिए एक वर्ड लगा दिया सेकंड इंटरनेशनल। आज के टाइम में 4 इंटरनेशनल। थर्ड वो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया। फोर्थ कौन? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है। अब यहाँ पे जो सोशलिज्म इन यूरोप आया, आपको ध्यान रखना है कि सोशलिज्म कैसे आएगा। कार्ल मार्क्स क्या बोला है? सोशलिज्म आने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है भाई? आप पहले क्या करोगे? पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे। तो यहाँ पे कुछ कंट्री यूरोप के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बननी स्टार्ट हो गई। जैसे हम जर्मनी के अंदर देखते हैं, तो जर्मनी के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, इसका नाम था जर्मन सोशलिस्ट पार्टी। ये बनी थी भाई 1863 के अंदर, जर्मन सोशलिस्ट पार्टी। फिर पार्टी कहाँ पे बनी? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर दो बंदों ने मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ऐसे लोग जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब है वर्कर का ग्रुप्स होता था इंडस्ट्रीज के अंदर, दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। अब इन दोनों ने मिलकर, सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन दोनों ने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। आज भी वो एग्जिस्ट करती है इंग्लैंड के अंदर, उसका नाम है भाई लेबर पार्टी। फिर फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ फ्रांस। इसका मतलब फ्रांस के अंदर भी लोग चाहते थे कि यहाँ पे क्या है? सोशलिज्म आए। पर ये तीनों कंट्री ये चाहती है सोशलिज्म क्रांति से ना आए। कार्ल मार्क्स क्या बोला है कि सोशलिज्म किससे आएगा? रिवॉल्ट से आएगा। ये क्या बोला है? रिवॉल्ट से नहीं आएगा। इन्होंने इलेक्शन लड़े, कुछ सीटें जीती, पर दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस कंट्री में फॉर्म हुई है? नॉट एबल फॉर्म गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? उसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि सभी लोग अभी सोशलिज्म से वेल अवेयर नहीं है, उनको ज्यादा विश्वास नहीं था सोशलिज्म के अंदर। सॉरी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आइडिया है वो इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रैक्टिकली इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स द थिंग बेटे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब तक तो हमने ये पढ़ा कि यूरोप सोशलिज्म है क्या, कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या है, और कार्ल मार्क्स की एक फेमस बुक है दास कैपिटल, वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर मौका मिले तो रीड आउट करना। अब हमने पढ़ना है रशियन एम्पायर। अब हम एम्पायर इसलिए लगा रहे हैं, जैसे आरुष ने भी लिखा है कि इंग्लैंड का एम्पायर था या नहीं था, बिल्कुल था। एम्पायर का मतलब होता है जब एक राजा एक से ज्यादा कंट्री को रूल करे। ये रशिया का यहाँ पे भी यही हाल है। जो रशिया है उसका जो रूलर था वो एक से ज्यादा कंट्री के ऊपर रूल कर रहा था। पहला पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट आता है, जो रशिया है, रशिया का रूलर कौन है? तो बहुत आसान है, सार निकोलस सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे क्या है भाई? मोनार्की है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आज की जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी इसका पार्ट थी? तो बहुत सारी इसकी कंट्रीज का पार्ट थी एम्पायर का। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, दे आर द सेवरल कंट्री व्हिच आर अंडर द रूल ऑफ निकोलस। अब ये बोलता है यहाँ पे कौन सा परमानेंट रिलीजन है। यहाँ पे 4 रिलीजन थे। 4 रिलीजन के अंदर जो सबसे परमानेंट रिलीजन था वो कैथोलिक है। कैथोलिक इज द ब्रांच ऑफ द क्रिश्चियन। जो मार्टिन लूथर ने क्रिश्चियन रिलीजन को 2 फैक्शन में डिवाइड किया था। उस फैक्शन का नाम है भाई प्रोटेस्टेंट। तीसरे यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स थे, और फोर्थ वन यहाँ पे बुद्धिस्ट थे। और जो बुद्धिस्ट हैं वो कौन है भाई? माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी? कैथोलिक, क्योंकि कंजर्वेटिज्म बिलीव इन द सुपरमेसी ऑफ वन रिलीजन। रशिया के अंदर 2 बड़ी रिवॉल्ट हुई हैं।
वो हमारा मेन चैप्टर है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सोशलिज्म इन यूरोप, जो हमने कुछ पढ़ा है। यहाँ पे 2 रिवॉल्ट होंगी। रिवॉल्ट का मतलब होता है चेंज इन मैसिव स्केल,